के जी के नाम से जानते हैं, उनकी स्मृति में ये आयोजन हो रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय गिरिजा शंकर जी और प्रीति शर्मा जैन से कि कृपया के जी त्रिवेदी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दें। देकर उनका स्वागत करें। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज रंग समीक्षक सम्मान से जिनको सम्मानित किया जा रहा है, सुश्री प्रीति शर्मा जैन को। प्रीति शर्मा जैन का जन्म ग्वालियर में हुआ। आपकी माता श्रीमती कृष्णा जैन और पिता कैलाश शर्मा जी ने इनको उचित शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। आपने मास्टर इन एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन से माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से 2004-2006 में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और आप एक व्यावसायिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुई। विगत 17 वर्षों से आप प्रिंट मीडिया के सहित ऑनलाइन जर्नलिज्म के क्षेत्र में बतौर सीनियर रिपोर्टर कार्यरत हैं। जनवरी 2006 से मई 2018 तक आपने दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्तमान में पीपल्स समाचार में सीनियर रिपोर्टर हैं। आपके द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन में परवरिश और अंतर्द्वंद परिवार के माहौल में छिपी हैं। बच्चों की सफलताएं, ये 2018 में। अभिभावक आप सफल बच्चे मिलकर बुने, सफलता का ताना बाना, इंदिरा पब्लिकेशन हाउस से प्रकाशित पुस्तकें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर। आपको उपलब्धियों और सम्मान में ड्रीम भोपाल ग्रीन द्वारा कोरोना वायरस के रूप में सम्मानित किया गया। विश्व संवाद केंद्र द्वारा पत्रकारिता के लिए देवर्षि नारद पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया। माधवराव सप्रे संग्रहालय द्वारा रामेश्वर गुरु पत्रकारिता सम्मान से 2023 को सम्मानित किया गया। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अशिला सम्मान, BSNL महिला विंग द्वारा महिला दिवस पर पत्रकारिता अनुभव के लिए सम्मान, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय बलराम जाखड़ द्वारा बेस्ट रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित, दैनिक भास्कर द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित और भी कई सम्मान आपके खाते में है। मंडप संस्था आपको रंग समीक्षक सम्मान से सम्मानित करते हुए खुद को सम्मानित एवं गौरवान्वित महसूस करती है। मैं निवेदन करूंगा निदेशक श्री असीम दुबे जी से कि वे हमारे माननीय अतिथि द्वारा प्रीति जी को सम्मानित करें। अब मैं हमारे निदेशक असीम जी से अनुरोध करूंगा कि सर हाथ लगा दीजिए। सर सामने आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय गिरिजा शंकर जी, आदरणीय हमारे आज के रंग समीक्षक सम्मान से सम्मानित प्रीति जी और हॉल में उपस्थित सभी मेरे सम्मानीय दर्शकगण, छोटे बड़े सभी सम्मानीय हैं, क्योंकि जो लोग नाटक करते हैं उनके लिए तो दर्शकों से बड़ा कुछ भी नहीं होता, तो सभी मेरे लिए सम्मानीय हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि केजी त्रिवेदी, दरअसल केजी त्रिवेदी, मैं, अभिषेक जैन, मोहन, टीकम जोशी, हम लोगों ने 93 में जब ये संस्था बनी थी उसके बाद कई वर्षों तक, लगभग 10 वर्षों तक काम किया और हमारी ये सोच थी कि हमको नाटक सिर्फ नाटक करने के लिए या अपना नाम छपवाने के लिए नाटक नहीं करना है। हमको ऐसे नाटक करना है, चाहे बच्चों के हों, युवाओं के हों या बुजुर्गों के हों, जिससे समाज को एक संदेश जाए और उससे कुछ समाज ग्रहण करे। तो नाटकों के अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां थी जो केजी त्रिवेदी ने सोची थी, हम लोगों ने मिलकर प्लान की थी। जैसे गरीब बच्चों के बीच में जाकर काम करना, बुजुर्गों के बीच काम करना, वृद्धाश्रम में जाके काम करना, बच्चों जो स्कूली बच्चे हैं गरीब बच्चों के, उनको पढ़ाना, और बहुत सारी हमारी ऐसी गतिविधियां थी। लेकिन
ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि 2003 के आसपास केजी हमारे बीच नहीं रहे, और चूंकि हम सब नौकरी में थे तो उस तरीके से हम व्यस्तता के कारण ये समारोह या उनको याद नहीं कर पाए। और चूंकि अब हमको समय मिला है तो अब हमने ये सिलसिला चालू किया है। तो वो केजी की जो अवधारणा थी उसी को मूर्त रूप देने के लिए हमने बुजुर्गों पे आधारित इस नाट्य समारोह से शुरुआत की, जिसमें पहले दिन आप लोगों ने देखा बस इतना सा ख्वाब है एक रिटायर्ड व्यक्ति का, छोटी छोटी इच्छाएं रहती हैं, बहुत हंसी मजाक वाला था। कल काल चक्र आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक प्रोफेसर दंपत्ति दूसरों के माता पिता को गोद लेते हैं, दो बेटे होते हुए। और आज का ये नाटक एक अलग मूड का नाटक है, जिसमें पीढ़ियों का जनरेशन गैप जिसे कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर गिरिजा शंकर जी हमको उद्बोधन देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो हमें बहुत सम्मानित महसूस करेंगे। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं आज के नाटक के जो निर्देशक हैं, चूँकि उनको प्रकाश व्यवस्था के लिए जाना है, तो हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन करूँगा कि वे उनका स्वागत करें। आदरणीय बालेंद्र जी कृपया मंच पर आए। आज उनके द्वारा निर्देशित नाटक है और स्वागत पश्चात वो केजी त्रिवेदी के बारे में 2 शब्द कहें। एक मिनट सर आइए, आप लोग भी आइए। नहीं आदरणीय गिरिजा भैया, असीम दुबे जी, प्रीति जी, मैं उन्हें बधाई देता हूं आज के सम्मान के लिए। और आप सभी सम्मानीय दर्शकगण, आप लोगों से ही हम लोगों का हौसला है, आप लोगों से ही हम लोग को ताकत मिलती है रंगमंच करने की, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और वही प्रेरणा आज एक और नाटक लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं, जिसे आप लोग देखेंगे। और स्वर्गीय केजी त्रिवेदी जी, जिन्हें मैं लगभग 30-32 साल से जानता हूं, और वो जॉब करते हुए भी, जैसे कि असीम भाई या मोहन द्विवेदी जी, अभिषेक जैन जी, केजी जी, और ये सब लोग नौकरी में रहते हुए भी इनके अंदर एक रंगमंच की जो एक ललक थी, रंगमंच करने की जो एक जिसे कहें कि जिज्ञासा थी, एक जिसे कहें कि एक आग थी, जिसको मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने एक मंडप रंग संस्था की स्थापना की। और उसी संस्था के माध्यम से कई अच्छे नाटक किए हैं। और मुझे भी एक नाटक में काम करने का मौका मिला। आज से लगभग 20-22 साल पहले केजी भाई ने मुझे एक 30वीं शताब्दी नाटक है, उसमें एक आइंस्टीन का रोल मुझे ऑफर किया था। और मैं जब भी कभी भी वो शो होता है, मैं कहीं भी कितना भी व्यस्त रहूं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उस रोल को निभाऊं। तो ये मेरा उनके प्रति कमिटमेंट है। और बहुत कम समय में हमको छोड़कर चले गए, तो ये हम लोगों के लिए एक आघात है, था और रहेगा। लेकिन उनके मित्र और हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था रंगमंडप के माध्यम से, उसको हम लोग पूरा कर सकें और आप लोगों के सामने उन ख्वाबों को आप तक पहुंचा सकें। यही हम सब लोगों की कोशिश रहेगी। अब आप लोग नाटक देखिए। धन्यवाद। अब मैं आज सम्मानित हुई कथाकार रंग समीक्षक प्रीति जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द वो भी कहें। नमस्कार सभागार में सभी उपस्थित जनों को, बुद्धिजीवियों को मैं रंगमंडप संस्थान का धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, बतौर कला समीक्षक सम्मान से सम्मानित किया। हमारी कोशिश रहती है कि अखबार के माध्यम से आपको शहर में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में अवगत कराते रहें। उसी में एक मेरा छोटा सा प्रयास रहता है, एक अच्छी रिपोर्टिंग कला संस्कृति की, नाटकों की, गायन वादन, जो भी हमारे शहर में जाने माने ख्यात कलाकार आते हैं और नए उभरते कलाकार भी,
सभी के बारे में हम अच्छे से अखबार में दें ताकि आप लोग यहाँ पर एक अच्छी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रमों को सफल बनाएं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय गिरिजा शंकर जी से कि वे आएँ और अपना उद्बोधन दें। आप सबको नमस्कार। बहुत खुशी होती है ये देखकर जब आप बम्बई, दिल्ली या बाकी शहरों में होते हैं और वहाँ के थिएटर वालों से जब बात होती है तो वो जितने फ़ख्र से भोपाल के रंगमंच की बात करते हैं तो दिल बहुत भर आता है कि आज पूरे देश की निगाह में भोपाल का रंगमंच एक अलग पहचान बनाए रखता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जिन शहरों में बहुत ठीक ठाक रंगमंच नहीं हो पा रहा है या जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी भी उम्मीदें भोपाल से बहुत ज़्यादा बंधी हुई है। ये हम सब लोगों के लिए, तमाम रंगकर्मियों के लिए बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं भोपाल में चाहे असीम भाई हों, बालेंद हों और बाकी तमाम लोग हों, नौजवान जो आ रहे हैं थिएटर में अपनी एक्टिंग और अपनी डायरेक्शन से एक अलग जज्बा उनका दिखता है और उम्र का कोई छाया जो है उन रंगकर्मियों में नज़र नहीं आती। 60, 65, 70 साल की उम्र के होने के बावजूद भी जिस उत्साह के साथ वो थिएटर में लगे हुए हैं, आज ये बुजुर्ग लोगों के लिए थिएटर रंग समारोह होना ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मेरे लिए है कि हम बच्चों के लिए और दलित मोहल्लों में, झोपड़पट्टी में, वहाँ की बहुत बात करते हैं, लेकिन बुजुर्गों की भी थिएटर में इस तरह चिंता की जाए ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मंडप और असीम भाई को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभागृह में जाकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें क्योंकि अब हम नाटक प्रारंभ करने जाएंगे। पेपर पे लिख करके दे दूं, ये घर बर्बाद होके रहेगा। हाँ, कोई नहीं रोक सकता। अरे जिंदा हूँ इसलिए देख देख करके टूटता हूँ। अरे इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। नहीं, ये भगवान आंखों की रोशनी छीन लेते, वही ठीक रहता हूँ। ना अपनी आंखों से देखता, ना अफसोस होता। मुझे कट गई क्या नहीं किया मैंने के लिए। हाँ, बाबू जी जब मरे थे ना तो पूरा 1500 का कर्जा छोड़ के मरे और ये आज से 40-45 साल पहले की बात है। हाँ, तब के 1500 आज के 1.5 लाख समझो। एक पाइप चुकाई मैंने। हाँ, माँ के जेवर गिरवी थे महाजन क्या, उन्हें छुड़ाया। जवान बहन थी, उसकी शादी की। हाँ हाँ, मानता हूँ लड़का अच्छा है। अब भाई बिजली कंपनी में मीटर रीडर था। लेकिन आज देखिए साहब, आज बेटे बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और भूल कर को हो रही है, पूरी जेठानी लगती है। अरे अपना घर तो है ही
और फ्री की बिजली तो अलग। तो जितनी चाहे उतनी जलाओ। गर्मियों में तीन कूलर चलते और जाड़ों में हर कमरे में हीटर। और सुनो, तनख्वाह से ज्यादा ऊपर की आमदनी होती है। और घर में 2 गाड़ियां हैं, एक मोटरसाइकिल है, एक स्कूटर। जब शादी हुई थी ना, तो साइकिल भी नहीं थी घर पर। इसी को कहते हैं, ऊपर वाला जब देता है ना, तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। बाबूजी के मरने के बाद अम्मा 10 साल तक और थी। कभी साल 2 साल में एक आध बार बड़े भाई जान गई हो तो गई हो, नहीं तो मेरे साथ ही। क्या मजाल साहब, खाने पीने में कोई कोताही बरती। जब तक जिंदा रही साल में 1 जोड़ा धोती और घर के खाने के अलावा 1 पाव दूध ऊपर से बंधा हुआ था। और जब बीमार पड़ी तो डॉक्टरी इलाज कराया, वो भी एलोपैथी। ये नहीं कि 4 आने की वो वैद्य जी और होम्योपैथी की गोलियां ला करके खिला दी हो। मरने से पहले तो 1 महीना पूरा अस्पताल में भर्ती रही। टीवी के जेवर तक फिर भी चले गए। पूरे 1,500 रुपए लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के। 1,500। वो तो लोग खून और ग्लूकोज चढ़ा तो अलग। लेकिन भाई कैंसर का इलाज तो आज तक नहीं हुआ ना, तो उस जमाने में भला क्या बने। चाहता तो अम्मा जी की अंत्येष्टि का काम मैं यही रफा दफा कर सकता था, लेकिन नहीं। कानपुर ले गया गंगा जी और पूरी एक मोटर गाड़ी किराए पे की। 50 की 55 आदमी साथ में गए। तो दास संस्कार के बाद सबको चाय पानी कराया 16, लौट के 10 बार किया, 13वीं की, और वो ब्राह्मणों को भोज दिया। हाँ, और दान दक्षिणा दी वो अलग। और पूरे 1 साल बाद में बरसी की, जिसमें 200 से कम आदमियों ने क्या खाया होगा। कहने को तो बड़े भाई भी थे, आए भी थे रसमदाई के लिए। हाँ, लेकिन क्या मजाल, एक धेरा भी खर्च किया उन्होंने, जबकि तनख्वाह मुझसे दुगनी नहीं तो डेढ़ी तो होगी। घर का ख्याल तो उन्होंने बाबूजी के जिंदा रहते थे। तो माँ के मरने के बाद क्या करते। शादी के 6 महीने के भीतर ही घर छोड़ करके चले गए थे। हाँ, बाबूजी तब तक रिटायर हो चुके थे, तुम्हारी बहन थी। लेकिन बाबूजी की बात भी माननी पड़ेगी साहब। उन्होंने पलट कर एक जवान नहीं कहा बड़े भाई से कि भाई घर छोड़ कर क्यों जा रहा। उल्टे भाभी के दहेज का सारा सामान, कपड़ा लत्ता जेवर गहना, एक सामान साहब गिनवा कर बाहर सहेजवा दिया। माँ जरूर कुछ रोई थोई, लेकिन बाबूजी ने टपट किया। अरे भाई, किसके लिए? जिस आदमी को अपने रहते अपने माँ बाप की चिंता नहीं, उसके आगे रोने धोने से क्या होगा। और मैं अभी जिंदा हूँ और तुम्हारा एक बेटा और भी है, तो ना तुम रांड हुई हो ना निपुती। तुम चुप हो गई। हाँ, फिर बड़े भाई ने झुक करके माँ और बाबूजी के पैर छुए और सामान से लगे ट्रक पर सवार होकर के चले गए। लेकिन बाबूजी का ही मानना पड़ेगा, उन्होंने पलट कर कभी भी बड़े भाई का नाम नहीं लिया। मैं तो उस वक्त बीए में पढ़ रहा था, बाबूजी की पेंशन से घर चलता था। फिर धीरे धीरे मुसीबत पड़ने लगी तो बाबूजी एक दुकान पर मुंशीगिरी का काम करने लगे और मैंने भी ट्यूशन शुरू कर दी। तब कहीं जाकर घर का खर्च चलाए। मैं में था कि एक दिन अचानक पिताजी चल बसे। अच्छी शाम को दिल का दौरा पड़ा और रात होते होते उन्होंने प्राण त्याग दिया। पेंशन भी आधी रह गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी साहब। सुबह निकलता तो रात 10 बजे घर लौटता। अरे साहब, 6 7 ट्यूशन एक साथ पढ़ाता था मैं। अरे क्या बताएं, जवानी का क्या, बचपन में भी कभी कोई सुख नहीं खोला। पिताजी रेलवे में मामूली से नौकर थे, तनख्वाह इतनी नहीं
दौड़ते खड़े वो पैसे अधन्ना मिल गया, उसी को गनीमत समझा। नहीं तो खाली हाथ हिलाते, कंधे पे बस्ता लाते चले जा रहे। पहले पाठशाला में पढ़ा, नंगे पांव बगल में तकती, हाथ में गोदकता। फिर स्कूल जाने लगा मैं। 2 मील से क्या कम रहा होगा साहब, लेकिन कभी किसी सवारी की बात भी मन में नहीं आई। हाँ, इंटर में जरूर पहुंचाऊं तो तब जरूर डरते डरते माँ से कहा है कि बाबूजी से कहकर एक साइकिल दिला दे, कॉलेज जाने में थक जाता हूँ। कॉलेज था भी खासा दूर। शुरू में तो बाबूजी टाल गए, लेकिन जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कॉलेज में आने के बाद में निढाल होकर बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ, तो माँ के बार बार टोकने पर एक साइकिल खरीद कर दी, वो भी सेकंड हैंड। मिला भी तो तभी से कभी इकन्नी कभी दुअन्नी मिलने लगी, बल्कि जेब खर्ची के नाम पे नहीं, बल्कि इसलिए कि कहीं रास्ते में साइकिल पंचर ना हो जाए। अरे अब क्या क्या दीदी है हम पर। कपड़ों का तो ये हाल था कि इंटर तक घर में धुले बिना स्त्री किए कपड़े पहनकर आता था। हाँ, उन्हीं पे पहली बार ये मैं बनी। कोट तब भी नहीं, कोट पहली बार तब पहना जब मैं एमए में कॉन्वोकेशन में वो जो बीए की डिग्री लेने गया था, तब कोट। और वो क्या 1.5 रुपए की हाँ सड़िया सी टाई खरीदी, बांधना तब भी नहीं आता था, तो एक दोस्त से बनवाकर जैसे तैसे गले में अटका ली। तो साहब इस तरह अपनी जवानी कटी है। हाँ, लेकिन बच्चों का ख्याल शुरू से रखा। और ये साहबजादे की तो हर जिद पूरी की। 2-2.5 साल के रहे होंगे तब से सूट पहन रहे हैं, बाटा के जूते, टाई और हैट। एक बात यूं है कि एक दुकान पे गए, उसके से 4-5 साल के रहे होंगे। अरे साहब अटक गए कि फौजी वाला सूट पहनेंगे। अरे वही जिसमें नकली सितारे लगे होते, नकली पिस्तौल। 100 की 150 का था, दिया खरीद करके। तीसरे दिन खोजा लगा लाए तो बीबी डांटने डपटने लगी, तो मैंने ही बोला भाई अरे जाने दो, बच्चा है अभी, क्या समझेगा। शुरू से ही अंग्रेजी मीडियम में भर्ती कराया है साहब, शुरू से ही। और घर पे मास्टर लगाया सो अलग। और क्या मजाल साहब कि खाने पीने में कोई कोताही बरती हो है, जैम, जेली, बटर, अंडा, अरे जो चाहिए वो मिलेगा है। बेटा इससे ब्रेड खा लो, बेटा उससे ब्रेड खा लो। बेटा ने कहा पापा गाना गा करके खिलाओ, तो गाना गा करके खिलाया साहब। बेटा ने कहा पापा मुर्गा बन के खिलाओ, तो मुर्गा बन के खिलाया साहब। जैसे बेटा खाए और जैसे खुश रहे साहब। केजी में भर्ती कराया तभी से सवारी। हाँ, पहले रिक्शा, फिर स्कूल बस और उसके बाद साइकिल। 2 साल चली होगी साइकिल। एक नई डिमांड आ गई, स्कूटर चलाएंगे साहब। बहुत समझाया, बेटा कम से कम अपने बाप का चेहरा देख लो, चेहरा नहीं देखो तो कम से कम बाप की जेब देख लो। लेकिन नहीं, स्कूटर चलाएंगे, वो भी बजाज। चला भाई, चाहे कोई साथ रह जाए, क्या लाकर स्कूटर। और 3000 तो कितने का फ्लैट भरना पड़ा 16। वो स्कूटर भी 2 साल चला होगा कि एक नई डिमांड आ गई साहब। हाँ, मोटरसाइकिल स्कूटर को क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद तुमको? पापा मेरे सारे दोस्तों के पास मोटरसाइकिल है, मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए। मैं नहीं चलाऊंगा स्कूटर। तबीयत तो हुई जवान लड़के पे हाथ भी तो नहीं उठा सकते ना, तो दिया लो मोटरसाइकिल ले लो। लेंगे जेब खर्च, वो तो बताने चाहिए। जेब खर्च के बाद जब से रुपया पहचानना शुरू किया तब से ले जा। वो 6वीं में तो 70-80 तब रुपया, और साहब 8वीं में पहुंचे हैं तो जो चाहा माँ के हाथ से झटक लिया है। कभी 5 तो कभी 10। बीए में तो
बाकायदा बैंक अकाउंट खुलवा दिया साहबजादे को कि भाई रुपया जमा करना और वो सब सीख ले हैं? हम लोग की तो ये हालत थी कि 8वीं तक तो स्कूल की ड्रेस चली, वो दो जोड़ी जूते साले है ना, एक काले रेगुलर रोज के लिए और एक सफेद पीटी जूते है ना। उसके बाद 90 में पहुंचे हैं तो अरे आज चीज चाहिए है ना, जैकेट चाहिए, परसों जूते खरीदना है और वो भी ऐसे वैसे नहीं, बाटा की लिबर्टी के, और ये भी नहीं एक जोड़ी, दो तीन जोड़ियां साहब। गरज ये कि हर तरह के नखरे उठाए कि साहबजादे को किसी तरह की कोई कमी का एहसास ना हो। अब तो खैर अपनी मर्जी के मालिक हो गए, नौकरी करते हैं। शादी होनी थी तो मैंने शादी कर दी, भगवान की दुआ से एक बच्चा भी है, लेकिन चाल ढाल रंग अब भी वही के वही है। अरे जब मर्जी आई तो घर में 1000-1200 रुपए दे दिए, नहीं तो उनकी वजह से। अरे उन्हें को तो 2 वक्त का खाना चाहिए और घर क्या हुआ साला होटल ठहरा। एक तो साहब सुबह 9 बजे से पहले सोकर नहीं उठेंगे और सोकर उठते ही बेड टी और अखबार, फिर सीधे बाथरूम में, फिर साहब क्रीम शीशा पाउडर टंकी सब निपटा कर निकलेंगे और निकलते ही कहेंगे मम्मी, अरे मेरे जूते कहाँ हैं? ये दे दो। ला रही हूँ बाबा, ले। हाँ, और वो नाश्ता खा। हाँ, जल्दी ला रही हूँ। मेरी ऑरेंज फाइल कहाँ है? रोड़ा तक रकीब खाता है तो आराम से चुगाली करके खाता है, लेकिन यहाँ मम्मी मेरे खड़े कहाँ है, मम्मी मेरे जूते कहाँ है, छोड़ जूते सारे। जूता पहन के निकल गए साहब बाहर घर से। 10 या 11 बजे लौटेंगे दफ्तर से, एक बार घर आ जाए करो, उसके बाद भले ही अगर जो भी लगे तो फिर घर के बाहर चले जाओ। एक तो साहब आजकल दिन सारे लूटमारी की केस होते हैं अलग, और वही एक दिन ऐसा नहीं जाता जब सड़क पर दुर्घटना की 4-5 मौतों की खबर ना आती। अरे मन घबराता रहता है साहब। इतनी बार कहा भाई हम दोनों का ना सही, कम से कम अपने बीवी बच्चों का तो ख्याल करो हैं। वो 2.5 साल का है और बाप की सूरत देखने को तरसता रहता है। जब भी उससे पूछो क्या बेटा पापा कहाँ गए, ऑफिस गए। ऑफिस ना हुआ, ये साला जो है जेल हो गया कि बिना जमानत पर झूठे बेचारे आए कैसे। आपकी जिंदगी को साहब किराए के मकान में ही कटती। मेरे बाप बीवी बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े, इसीलिए रिटायरमेंट होने से पहले जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर मैंने ये मकान बनवाया था। अरे दिन भर ऊंट की तरह गर्दन उठाए धूप में खड़े हुए, चेहरा काला पड़ गया था। वो कभी गिट्टी ईटा चूना लोहा, वो पता नहीं क्या क्या, कभी कुछ तो कभी कुछ। अरे चले जा रहे भागे हुए दौड़े हुए, क्या भूख और क्या प्यास, शरीर आधा रह गया था। मगर साहब अगर किसी बात को सुन ले तब ना, इनकी वो पैंट की क्रीज ना बिगड़ जाएगी। एक बार कहा कि पिंटू सुनो, अरे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है,
एक काम करो, हमारी जगह तुम साइड पे चले जाओ। पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कल एग्जाम है, आप ही चले जाइए। और हाँ, वो मुझे मेरा अलग कमरा चाहिए, तो वो बनवाना मत। अच्छा, लो भाई, अलग कमरा ले लो। मकान तो बना ही तुम्ही लोगों के लिए ना, लेकिन साहब ये मकान भी तो देख रेख मांगता है। 10 बरस बने हो गए। एक तो साहब जो मार्केट में है ना, सामान भी 2 नंबर का मिलता है, वो सीमेंट तक 2 नंबर का मिलता है, बालू में मिट्टी, मोरंग में कचरा, सो टूट फूट तो लगी रहती है। अरे कितनी बार कहा भाई कि एक बार मैंने कहा भी कि अरे ये हाँ खुली गया, ये देखिए आई ना इधर, ये देखिए जीने के नीचे का प्लास्टर देखिए, ये हफ्ते भर पहले बिस्ता भर उखड़ा था, अब एक हाथ का हो गया था। अरे बुढ़ापे में नहीं होता ना भाई। पिंटू, एक काम करो, तुम बाजार चले जाओ, एक मिस्त्री पकड़ लाओ, एक मजदूर पकड़ लाओ और 2 बोरी सीमेंट ले आओ, गिट्टी, ईटा, चूना। और देखो ये जो है ना, ये अपन यहाँ का काम करा लेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, है ना, तो काम हो जाए। इस कान से सुना और इस कान से बाहर। चलो भाई, माना इसमें एक आध दिन का वक्त लगेगा, कुछ मेहनत लगेगी, लेकिन ये फाटक का ताला मारने में कौन सी मेहनत लगती है। लेकिन नहीं, ये भी साहब बहादुर की शान के खिलाफ है। आएंगे तो बाहर से पी 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 करेंगे, अब कोई जाकर फाटक खोले तो सीधा धड़धड़ाते हुए अंदर आ जाएंगे। अब जिसको गरज हो वो फाटक बंद करे। वो तो गनीमत है, कहीं कोई चोर कुछ उठा के ले नहीं गया। फाटक तो फाटक, एक बार कमरे का दरवाजा तक रात भर खुला रहा। मैं सुबह उठाऊं चिड़ियों को दाना देने, देखता क्या हूं, कमरे का दरवाजा जो है कबूतर और डेनों की तरह दोनों पल्ले खुले पड़े। मुझे लगा कि आज लंबी चोरी हो गई साहब, लंबी चोरी। तो भगवान की दया है कि कहीं कुछ नहीं गया। ये पानी की मोटर देखिए, कई बार तो रात भर चलती रही है, पूरे आंगन में पानी ही पानी हो गया है। पानी तो पानी, ये साला बिजली का भी यही हाल है। पंखा चल रहा है तो चल रहा है, बिजली चल रही है तो चल रही है, वहां कोई बैठा है या नहीं उससे किसी को क्या मतलब है। और कूलर तो साहब गर्मियों में 24 घंटे चलता है। एक बार क्या हुआ कि साहब बहादुर बीवी बच्चे समेत सिनेमा गए देखने और कूलर चलता हुआ छोड़ गए। और ये भी नहीं कि कूलर कोई और बंद कर दे, बाहर ही ताला लगा रहे। तो मैंने पूछा, ये जो आप कूलर चलता हुआ छोड़ गए, इसके रहस्य से पर्दा उठाइए। बंद कमरा गरम, कौन घंटे भर इंतजार करेगा ठंडा होने का। जो बोलो वो सही, कौन बहस करे तुमसे। मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरी आधी जिंदगी बिना कूलर के काटी। घर में बिजली नहीं थी तो कूलर कहाँ से होता, लेकिन अब भी मुझे कूलर से कोई मतलब नहीं है। मैं तो मजे से हरी चारपाई में पानी छिड़क करके सोता हूँ। बस तलक ये होती है कि ये बिजली का 3 गुना बिल भरा जा रहा है। आपको एविडेंस तो दिखाना ही पड़ेगा ना। ये देखिए बिजली का बिल पिछली बार का 12,000 का बना करके भेज दिया। मैंने इनसे कहा कि पिंटू, अरे पिंटू आप बेटा देखो ये बिजली का बिल भर दो, नहीं तो क्या है कि बिजली कट जाएगी। नाम लिखा, अच्छा, यानी कि बिना रीडिंग के बिना एक आदमी से कह दिया, अगली बार ठीक होकर आ जाए। हाँ नहीं कटेगी। ठीक आया, अगली बार आए 17,000 का। अरे मैंने सोचा ऐसे तो धक्की कुड़की हो जाएगी, तो गया साहब इस बुढ़ापे में बिजली ऑफिस पे। अरे घंटों लाइन में खड़ा रहा, धक्के खा सोचा, जवानी में आग लगे तुम्हारी। अरे बुढ़ा आदमी को नहीं देखते हो क्या? अरे ना चुपचाप। कभी इस बाबू के पास से कभी उस बाबू के पास, और बाबू कहता है जय साहब से मिलिए, और जय साहब है कि साले कूलर का फूल हो गए।
सुबह गए तो शाम को आइए, शाम को गए तो सुबह आइए। हिसाब कोता 10-15 दिन की भाग दौड़ के बाद में 9,500 का बिल बना है साहब। बहुत अच्छा हुआ कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ था, उसको तोड़वा के भर दिया, नहीं तो बिजली तो कट ही जाती। बिजली पानी बह रहा है, बस बेसिन में हाथ धोया, नल खुला छोड़ दिया, बह रहा है साहब, बह रहा है। साला जब तक बहेगा जब तक टंकी नहीं खाली हो जाती। किचन का नल तो पिछले 1 महीने से बह रहा है, टोटी की चूड़ियां मर गई है तो उसमें कपड़ा बांध दिया जाता है, लाख कपड़ा बांध दो, पानी की धार खिला रुकेगी उससे। ये नहीं होता कि रिच प्लास पेचकस लेकर के कि बदल दे टोटी। हाँ, रिच प्लास पेचकस हथौड़ी सब था मेरे पास में, लेकिन जब भी काम के लिए मांगो तो कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के ये सारी चीजें मैंने ये देखिए ये बक्से में बंद किए मैंने, तब जाकर के बच गए। बहुत सारे ताले, कम से कम 1.5 दर्जन ताले रहेंगे। वो फाटक का ताला छोड़ के, क्योंकि वो साला रोज बंद होके खुलता है, इसीलिए वो बचा हुआ है। 1.5 दर्जन ताले पता नहीं कहाँ गुम हो गए। 2-4 तो मुझे जो है वो कबाड़ में पड़े मिले। ताले तो ताले साहब, वो मशीन, हाँ वो मशीन बड़ी जंग खा रही है, सिलाई मशीन। अरे गुड़िया की सीखने के लिए ली थी मैंने, उसकी शादी हुई तो मैंने लोगों से कहा, अरे पिंटू की माँ आओ आओ, पिंटू बहुत जरूरी बात करनी है, आ जाओ। पिंटू की माँ जल्दी आओ। बड़े खुश लग रहे हो क्या? देखो अपन गुड़िया की शादी में तो सब कुछ दे रहे हैं, सारा दहेज वहेज सब दे रहे हैं, तो एक काम करते, ये सिलाई मशीन भी दे देते। भाई उसी के तो नाम से आई थी। अरे काहे को दे देते? इतना सारा दहेज दिया तो है। हाँ, मशीन लेने की बात तय की थी क्या दहेज देने में? तो दे देंगे। एक काम करते हैं, घर में रखते हैं, काम आ जाएगी। हाँ, काम आएगी? हाँ। अच्छा तो ये काम आ रही है। जरा से तकिए के खोल सिले जाने हैं, ये खिड़की दरवाजों के पर्दे बनने हैं, ये सोफों के कवर सिले जाने हैं, वो सारा सामान जो है वो टेलर क्या चला जा रहा है, वो 2 गुने 3 गुने दाम वसूल रहा है वो साला अलग। ये तो बरत में वापरने वाली चीजों का हाल था। अब सुनिए खाने पीने की चीजों के बारे में। साहब वो महीने भर की सामान की लिस्ट बनती है और बनिए क्या चली जाती, वो साला जैसा उसकी समझ में आता है वो वैसा आकर के दे जाता है। एक तो तौल में तो पूरा होता ही नहीं होगा, और क्वालिटी भी जो उसके पास है वही मिलेगी। चावल जो है पुरानी की जगह नए ले जाएगा। 10 मिनट बाद टोको भाई ये चावल वापस करा दो, जब तक चावल वापस होंगे तो साला आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके होंगे। मंजन मंगाओ, कोलगेट दे जाएगा, लोकल मेट, साथ में वो सड़िया सा प्लास्टिक का मग के साथ, इसके साथ में ये फ्री है। एक तो साहब अगर गिफ्ट फ्री है तो कोई सी काम का नहीं, अगर काम का हो भी तो क्या घटिया सामान ले लिया जाएगा? मेरे हाथों जब तक घर का सामान आया ना तब तक बाजार की मिलकर पैसा में आटा कभी नहीं आया। डेट पसंद करके बढ़िया सरबती गेहूं या वो केयर सेट अच्छी क्वालिटी के लाता था मैं। और माँ के जमाने में तो बाकायदा गेहूं धोया जाता था। ये काम तो उनके बाद तक होता रहा। इंटर में मैं अपने कंधे पर बोरी रख के गेहूं पिसाने जाता था साहब, इंटर में। और फिर साइकिल पे पिता की सख्त ताकीद रहती थी कि गेहूं आगे के सामने पिसे, तो खड़ा रहता था मैं चक्की सब। लेकिन जब से तुम्हारे साहबजादे घर का सामान आने लगे तब से गेहूं देखने को आके तरस गई। तो मेरे को पिसा हुआ आटा आता है साहब बोरी में बंद, साले पता नहीं कितने दिनों पुराना होता होगा, जब तो चमड़े जैसी रोटी बनती है। मैंने एक बार कहा भी कि पिंटू आओ भाई, देखो एक काम करो, तुम बाजार चले जाओ, बढ़िया से गेहूं ले आओ। देखो 2 भी इंडिया करेंगे, मेरे का आटा जो है हाथों में चिपकता है, स्वास्थ्य खराब कर रहा है हमारा। चले जाओ बेटा। आप दिन भर घर में ही रहते हैं? हाँ। अरे तो आप क्यों नहीं चले जाते? थोड़ा चलेंगे फिरेंगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा। रिक्शे पर लदवा कर गेहूं ले आया करो, माँ भीड़ पर छोड़ दिया करेंगे, उसके बाद फिर रिक्शे पर लदवा कर पिसा में ले जाया करो। मैं चुप हो गया। अरे यही हाल सब्जी भाजी का था, घर के सामने जो बिकने आई ले ली गई। सड़ी गली होती है वो तो ठीक है, दाम ज्यादा सो अलग।
कितनी बार कहा है भाई बाजार चले जाओ 3-4 दिन के लिए एक खट्टी सब्जी भर के ले आओ, फ्रिज में रख दो, वो फ्रिज सारा चलता भी तो 12 महीने है, तो फ्रिज में अच्छी रहेगी सब्जी। देखो क्या होता है कि नरम नरम सब्जी बढ़िया सी है ना, फुल के बने हुए खाओ तो यार स्वाद ही अलग ही बात है साहब उसकी। लेकिन नहीं, यहाँ तो जिसको बीमार पड़ता है वो तो पड़ेगा ही है, भले ही उसके पेट में अपरन हो, पेचिश हो, डायरिया हो, वो जाए डॉक्टर के पास तो जाकर के ढूंढते। And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia, defender of the secrets of Castle Grayskull. न मैन न वुमेन, सीधे ही मैन। एक तुम्हारा टीवी जब से आगे आए तब से जो है एक तुम्हारा टीवी जब से आगे आए तब से हर कोई इससे चिपका रहता है। वो गैस पर चूल्हे पर दाल चढ़ी हुई है? कुकर की सीटी की आवाज अगर कान में आ गई तो उठ करके बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो दाल जल रही है तो जले, दूध उबल रहा है तो उबले। ये देखिए साहब, घर की सफाई का आनंद देखिए, हर जगह मकड़ी ने जाले बनाकर रखे हुए हैं, छिपकलियां अंडे बच्चे दे रही है, ताले झिंगुर फुदक रहे हैं। हाँ, काम वाली आती है ना, वो झाड़ू ऐसे देखो, झाड़ू ऐसे 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 ये लगा के और ऐसे संगे पानी की पोछा मार देती है। क्यों? पानी बदला था तुमने? हाँ साहब, ये बदला था। अरे साहब, फर्श ही तो घर नहीं है, दीवारें और छतें भी तो हैं। एक काम करो, डंडा ला करके झाड़ू बांध करके ऐसे ऐसे घर झाड़ू बुखा दो तो घर साफ हो जाएगा। और वो क्या होता है, डीडीटी फिलिट छिड़क दो तो घर घर की तरह लगने लगेगा, हैं? लेकिन नहीं साहब, नहीं करना है हमें तो। अभी उस दिन क्या बात है, हाँ एक मिनट, मैं भूल जाता हूँ, तो सारी उम्र हो रही है। अभी उस दिन टीवी पे क्या दिखा रहे थे, हाँ धूल में बड़े बड़े कीटाणु होते हैं, जस्ट मिनट की क्या नाम बता रहा था, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगी, दूरबीन से देखो तो दिखेंगे। आराम से सोफे की गद्दी में उतर के खा रहा था, मुझे तो बड़ा अच्छा हुआ। तभी मैं समझा कि हर तीज त्योहार साफ सफाइयां क्यों होती थी। लेकिन आज तीज त्योहार माने उल्टी गंदगी होगी, हैं? होली हुई तो दीवारें और छतें रंग से पुती पड़ी, दिवाली हुई तो पटाखों का कचरा जमा है, महीनों गंदगी जमा है साहब। बाथरूम की टंकी कब से चू रही है, हजार बार बोल चुका हूँ भाई, किसी प्लम्बर को बुला लो, दिखा दो। अरे ठीक है भाई, नहीं हो तो नहीं लगवा लो भैया, हैं? एक तो साहब जब तक सीट पे बैठो ना बगल में तो पानी टपकता ही करता है, और उसके बाद में वो साला सर पे टपकने लगता है, दीवार में पानी मरता है सो अलग। लेकिन किसे फुर्सत है भाई, किसी को कोई फुर्सत नहीं है, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है अपनी मनमर्जियां। अरे करो भाई, घर तुम्हारा ही है, आग लगाओ या फूक दो, हमें क्या, हुई है वही जो राम रची राखा। पिताजी भी शर्तिया सेठिया, रिटायर होने की 6-8 महीने तक तो ठीक, उसके बाद न जाने क्या होते जा रहे, दिन रात बड़बड़ाते रहे, कभी किसी बात पर बिगड़ रहे हैं तो कभी किसी बात पर। सबसे ज्यादा नाराज तो मुझसे रहते हैं, शायद ही मेरी बात कोई उन्हें पसंद, जबकि आज चाहे मुझे कितनी बुरी क्यों न लगी हो, मैंने पलट कर जवाब नहीं दिया। सबसे ज्यादा नाराजगी तो इस बात से रहती है कि मैं दफ्तर से सीधे कहते हैं कि चिंता होने लगी, सड़कों पर लूट मार और वो कत्ल होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी मैं कौन से भाई, जल्दी घर आ जाने से क्या मैं बच जाऊंगा? अगर एक्सीडेंट होना होगा, कत्ल होना होगा तो वो होकर रहेगा, देर से आने में तो फिर भी एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। उस समय सड़कों पर ट्रैफिक का इतना रश नहीं जितना कि ऑफिस छूटता है। नहीं
भाई लूट मार किया। सो भाई वो तो दिन दहाड़े भी होती, रात में तो फिर भी लूटने वाला सोचेगा कि इतनी बेफिक्री से चला आ रहा है, इसके पास क्या हो। जल्दी आओ, वक्त से घर आओ, सब के साथ आओ। अब आप ही बताओ, जल्दी घर आकर मैं क्या करूं? इनकी झाड़ सुन, आटा पिसा के ला, सब्जी लेके, इसी में सारी जिंदगी बिता दूं। दुनिया भर मिल का पिसा आटा खाती है, ISI गांड बोरी में सील बंद होकर आता है, मगर आपको उससे कहते हैं कि मिलों में पीसने से पहले गेहूं का सारा सत निकाल लिया जाए, ये आटा नुकसान करता है। इसकी रोटी और चमड़े की रोटी में कोई फर्क नहीं होता, आंतों में चिपकी रहती है, कई कई दिन तक चिपकी है। सारी दुनिया खा रही, उसकी आंतों में नहीं चिपकता, आपकी आंतों में चिपक सब्जी दरवाजे से ली जाती है तो उस पर भी जाती है। कहते हैं कि ठेले पर बासी सब्जी बेची जाए। अब आप ही अगर ऐसा होने लगा कि 4-4 दिन तक वही सब्जी बेची जाए तो बेचारे ये गरीब तो कर बैठे धंधा। हाँ ये मान सकता हूँ कि पिछली शाम की नहीं तो सुबह की सब्जी हो, सो भाई सारी दुनिया खाती। और मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी अपने सामने खेत पे खड़े होकर सब्जी नहीं, है कि वापस से कर लो, अगर कुछ कह दूंगा फिर बिगाड़ने लगे। जबकि खुद ना आधी रात तक वो शर्मा अंकल के घर बैठे रहते, शतरंज खेला करते। कई बार बुलाने जाता था तब कहीं जाके उठते थे और उसमें भी बिगाड़ने लगते थे सौदा। कौन बताया? यहाँ तक बताती हैं कि इस जमाने में तो रात भर गायब रहते थे। भाटिया साहब के घर पे पपलू की फ्लैश खेला करते थे। वो एक बार तो पूरी की पूरी तनख्वाह कितनी बार पीकर रात बिस्तर में उल्टे करते थे 16। अच्छा वक्त किसी को याद नहीं रहता, अपने क्यों बताएंगे। अरे माँ तो यहाँ तक बताती हैं कि वो बरेली ट्रांसफर पर गए तो वहाँ कपूर रहते थे, LIC में एजेंट, पड़ोस साहब उनकी पत्नी पर फिदा थे। भाभी जी आपके हाथ की बनी चाय, भाभी जी आपके हाथ के तले पकोड़े, वाह वाह। 100 बार अपना हवाला दे चुके कि बचपन में कि लड़कपन में पैदल पढ़ने जाए। हमने कभी कोई जेब खर्च नहीं मिला, हमने कभी BA और MA तक तो हमने वो सूट टाई नहीं पहने, बूट वगैरह नहीं पहने, हमने कभी जैम जेली नहीं खाई। और हमारी माँ, मेरी दादी, हमारी माँ बासी रोटी में वो नमक और घी लगा कर दे देती थी तो वही खाकर पढ़ने चले जाते थे। आप इतना मार किसे रहे हैं? इसमें मेरा कोई कसूर है क्या? अरे सही बात तो ये है कि वो जमाना ही कुछ और था। उस जमाने में जैम जेली होती नहीं थी तो आप खाते जींस की जैकेट का चलन ही नहीं था, सो पहनते क्या? अरे यही गनीमत है कि घर से खा पी कर जाते थे। और पहले पैदा हुए होते तो रामायण और महाभारत का गुरुकुल में पढ़े, लंबी सी चोटी लगाए, चोटी बांधे, हाथ में कमंडल लिए घर भीख मांगकर आए। वो खाते का झोपड़ी कुटिया। साहब हमारे घर में कलेश का सबसे बड़ा कारण है ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मकान में सैकड़ों बार ये बात कह चुके। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया मगर मजाल है कि उसने इतनी बार दोहराई हुई। चलिए आपको अगर इस बात से संतोष मिलता है तो जाप कीजिए दिन रात इसी बात पर, लेकिन नहीं, आपका महज ये मतलब नहीं है कि मकान बनवा दिया। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मकान बनवाकर मेरे ऊपर एहसान कर। अब अगर मैं पलट कर कह दूं मैंने कहा था मकान बनवाने, मैं बिगड़ भाई दादाजी तो नहीं बनवा गए मकान, वो तो किराए के मकान में ही रहते। आप
आपने बनवाया ठीक किया, आप नहीं बनवाते मुझे जरूरत पड़ती तो मैं बनवाता। और मैं कहता हूँ ना बनवाया होता मकान आपने तो क्या हम लोग सड़क पर रह रहे होते? अरे सारी दुनिया क्या अपने ही बनाए मकान में रहती है? चलिए मकान बन गया सो बन, हाँ 10 साल जरूर हो गए सो थोड़ी बहुत टूट फूट लगी रही तो भाई वो हर मकान में रहती है। मगर नहीं साहब, कहीं भी अगर प्लास्टर उखड़ा देख लेंगे तो सूरज की रोशनी से लेके बत्ती की रोशनी तक में 25 बार मुआयना करेंगे। और यही नहीं, सारे घर का प्लास्टर ठोक बजाकर देखेंगे, ठोक बजाकर देखेंगे कहीं पूरा तो नहीं। अगर गलती से कहीं प्लास्टर पूरा दिख गया तो बस जिद पकड़ लेंगे, पिंटू जाओ मजदूर बुला कर लाओ, पिंटू जाओ मिस्त्री बुला कर लाओ, इसको फौरन ठीक कराओ। गोया की दुनिया का सबसे जरूरी काम बारिश भर कर ये प्लास्टर ठीक कराना है। चलिए तो प्लास्टर है जो जल्दी ठीक नहीं हुआ तो गिर पाए। आपके तर्क के अनुसार आज प्लास्टर गिरा, कल ईंटें गिरेंगी, परसों दीवार गिरेगी, उसके बाद का मकान पूरा का पूरा मकान भड़बड़ा के गिर जाएगा। लकड़ी का जाला लगने से तो मकान नहीं गिरेगा। मगर नहीं साहब, किसी कोने अंतरे में अगर लकड़ी का जाला लगा देख लेंगे तो सारा घर सिर पर उठा देगा। बीवी भी क्या करे, सुबह उठते खड़े सबके लिए नाश्ता बनाए, चाय बनाए, बच्चे की देखभाल करे, खाना पकाए, टिफिन तैयार करे, कपड़े धोए कि वो डंडा उठाए तो सारे घर के जाले साफ। माँ से बनता है वो ऐसे गठिया से, लेकिन नहीं, इनकी जिद बस। अरे हाँ अभी एक और जिद, कुछ दिन पहले घर में एक चूहिया, बस फिर एक नई जिद कि पिंटू जाओ चूहेदानी खरीद कर लाओ। लेकिन 15 दिन तक कोई भी चूहा हाथ नहीं। कैसे है भाई, चूहा पकड़ने के लिए एक रोटी का टुकड़ा रखना पड़ता है या फिर एक बिस्किट या कुछ भी रखना भाई। वो आपसे महीने भर का राशन तो मांग नहीं रहा, लेकिन नहीं, आप 0 इन्वेस्टमेंट में लाइफ टाइम प्रॉफिट चाहते हैं। 15 दिन तक चूहा पकड़ में नहीं, 16वें दिन एक चूहा पकड़ में आ। अब हमारे घर में जो है वो कैबिनेट की मीटिंग बैठी। होम मिनिस्ट्री ने कहा, मम्मी ने, कि भाई काम करो, ये बात छोड़, किसी के दरवाजे छोड़ देंगे तो अभी झगड़ा करने लगेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, पापा जी ने, कि भाई पिंटू तुम ही छोड़। ठीक है, रखी चूहेदानी मोटरसाइकिल पर और 4 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे ले जाकर छोड़ी। मुझे नहीं पता कि वही थी या नहीं थी। क्यों? हाँ छोड़ी थी। हाँ छोड़ी थी, वहाँ छोड़ी थी। अब एक काम कीजिए, आप खुद ही छोड़ाइए। अच्छा, अब ये काम रह गया हमारे लिए। चूहा पकड़े, छोड़ कर आए, फिर पकड़े, फिर छोड़ कर आए। नहीं, मैंने तो चूहे छोड़ने में जैसे PhD कर रखा। चूहा तो चूहा साहब, वो छिपकलियों के पीछे पड़े थे। वो शुरू में तो डंडा मारते फिरते थे। उसी चक्कर में यहाँ दीवार पर लगी एक तस्वीर गिरा। हुसैन की पेंटिंग थी, बिल्कुल रेयर, पूरे 8 रुपए 12 आने की लाया था। वो 25 रुपए मढ़ाई के दिए, 16। छिपकली का तो पता नहीं कहा, लेकिन पूरा शीशा चकनाचूर। अब इन्हें कौन समझे कि साहब छिपकलियां इस देश में हैं सो हैं, ये जाने वाली नहीं है। और मैं कहता हूँ बड़ी मेहनत करके आप छिपकलियों को एक बार यहाँ से भगा दो। झिंगूर का क्या करेंगे? ये कम वक्त तो दिखाई भी नहीं देता, किसी तरह की सुराग पर बड़ा चिल्ला रहा होगा, लेकिन आपको उससे भी तक। अब इन्हें कौन बताए कि अमेरिका के व्हाइट
हाउस तक में झिंगुर घुस चुका है। उनकी उस समय फर्स्ट लेडी मैडम बुश की लेकिन रात भर उन्हें नींद नहीं। अगले दिन प्रेसिडेंट हाउस का सारा अमला झिंगुर ढूंढने में जुट गया और 3-4 घंटे की ताबड़तोड़ मेहनत के बाद झिंगुर पकड़ में आ गया। सो भाई मेरे पास तो इतना प्रबंध नहीं है कि 150-200 आदमी झिंगुर ढूंढने में लगा। इधर कुछ दिनों से नया फिक्र है साहब। कहते हैं कि ये घर नहीं है, कबाड़ खाना। अब आप ही लोग, ऐसा कौन सा घर है, वो भी हिंदुस्तान में, जहां 2-4 इधर उधर की फालतू चीजें ना होती? और सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो खुद ही खटक है। मैं देखा ये जादू का पिटा है। इसमें ना जाने क्या क्या भर के ये नट बोल्ट, ये कील है ना, ये शाहजहां के जमाने की ये कब्जे, ये तार, और ये बाबा आदम के जमाने की ये बिना ताले की चाबी, और भी न जाने क्या क्या सड़क पर चलते ही कोई भी लोहे का टुकड़ा, छर्रा, गोली कुछ भी मिल जाएगा तो उसको उठाकर बंद करके कहते हैं कि कभी काम आएगा। यकीन मानिए इस जादू के पिटारे में उल्का पिंड नहीं है, बाकी सब। एक और बक्सा है अंदर जिसमें हर तरह के औजार रख रखे हैं, वो रेंच प्लास, छेनी हथौड़ी वगैरह, और न जाने क्या। अभी तो कहीं से राह चलते एक आरी पा गए तो उसको भी उसमें बंद करके रखे, ना जाने वो क्या काम। ये तो छोड़िए, अभी एक दिन संख्या गए तो घर भर में खोजबीन करके 4-5 पुराने ताले निकाल लाए गए। जो पिंटू, ये तालों की चाबियां कहाँ हैं? बाबा आदम के जमाने के ताले हो गई होंगी। अरे कैसे खो गई होंगी भाई? ताले हैं तो चाबी तो होनी चाहिए भाई। कौन कहता है नहीं होनी चाहिए, लेकिन पापा चीजें खोती भी तो हैं, खो गई होगी। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है भाई? मुझे कल तक चाबियां चाहिए। कहां से चाबी लाके? अरे कहीं से भी लो, कहीं कौन कर दो, हमारे साथ ले जाओ, हमारे साथ ले जाओ। एक तरफ से सबको हलाकान कर डाला और पूरे एक सप्ताह हमारे घर में चाबी खोजो अभियान चला। वो चाबियां ढूंढी जा रही हैं, कहाँ है चाबी? पलंग के नीचे चाबी ढूंढी जा रही है, दराज की सुराख में चाबी ढूंढी जा रही है, बिस्तर के नीचे पुराने कपड़ों के पीछे बगल वाले की कवर में, ना जाने कहाँ चाबी नहीं ढूंढी, लेकिन चाबी नहीं मिलनी थी। सुने, अगर आप कहाँ मान बांदी, तहमत और बाजार जाकर चाबी बनवाने वाले से चाबी बनवा कर लाए, तब चैन पड़ी। तब से सारे ताले सहेज कर वो अपने एक अलमारी में रख रखे। मशीन में तेल डालने वाली एक शीशी पा गई, तो उसमें कड़वा तेल भर के रख रहे। हर 6-7वें दिन सारे तालों में तेल डालकर उन्हें धूप दिखाने रखे। यही नहीं, घर के खिड़की दरवाजों की वो कब्जे, सिटकनियां, कुंडियां, सब में तेल डालते हैं। कोई भी अगर दरवाजा खोलता है उसके कपड़ों में तेल लग जाता है। अगर मजाल आपकी, क्या आप इनसे कुछ कह दें, और अगर कह दें तो फिर सुने। हाँ सुनो, मेरे सुनो भाई, पेट काट के घर बनाया है, ऐसे ही थोड़ी बनाया है हवा में, तो इसीलिए हलाकान होता रहता हूँ मैं। ठीक है, आपसे किसी ने कहा है हलाकान होने? जब पता है कि सर पे उठा के नहीं ले जाओगे तो मुंह पर डाल दो। भगवत भजन में मन लगाओ, सुबह शाम 2 घंटे रामायण की गीता का पाठ करा करो। ये देखिए, आज के लौंडे बताएंगे हमें क्या करना है। मगर नहीं समझ, रात भर उठ के टहलते रहते, सारे घर के खिड़की दरवाजे ठोक बजा कर देखेंगे कि बंद है कि, और अगर गलती से कोई दरवाजा खुला दिख गया तो अगली सुबह सारा घर से पर उतारेंगे, और चोरी हो जाती तो न जाने। कि आजकल चोरी की डकैती दरवाजा खुला रह जाने से नहीं हुई। अरे आजकल चोर की डाकू पूरी योजना बना के कॉल बेल बजा के शान से घर में आते हैं, सीने पर पिस्तौल रखकर सामान ले जाते हैं। अभी इसी कॉलोनी की बात, रात के 11 भी नहीं बजे, हसीन साहब क्या डकैती पूरा ट्रक साथ लेकर आए, रात भर उसमें सामान लदता रहा,
तड़के 4 बजे ट्रक स्टार्ट कर सामान लेकर चले। वसीम साहब पूरे परिवार से घर में सबके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए थे और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वो तो जब सुबह काम वाली आई तब चिल्ले पो मची, लेकिन नहीं, इनसे कौन झगड़ाए। अरे इनका बस चले तो रोशन धाम में तक ताला डलवा के रख गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह हाँ ये हाँ बेटा खाओ, पहले ये खा लो, फिर मैं तुम्हें और देता हूँ। हाँ और लाओ। चिड़िया चुगाने की आदत डाली तो सुबह उठते ही रसोई घर में घुस जाएंगे और कटोरदान में से रोटी निकाल कर मीस मीस कर सारे लौंग और गेंदों में फैला देंगे। अगर आप कुछ कहो तो कहीं चिड़िया आके चलिए चिड़िया को रोटी खिलाना है, इसमें तो मतलब किसी को क्या ही एतराज हो सकता है, मगर इसमें भी फजीयत खड़ी होती है। अगर रोटी एक से ज्यादा बची हो तो ये कि इतनी रोटियां क्यों बर्बाद की जा रही है, और अगर एक भी रोटी ना बची हो तो ये कि चिड़ियों को खिलाने तक के लिए रोटी नहीं बचती। कर सकते हैं भैंस का कोई इलाज। इसी को कहते हैं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, यानी कि मुझको तो मीन में निकालने है, तुम चाहे कुछ। आखिरकार इनकी झाए झाए बंद करने की गरज से मैंने ही बीवी से कहा कि भाई देखो ऐसा है कि एक रोटी कटोरदान में छोड़ के बाकी की रोटियां किसी दूसरे बर्तन में छिपाकर फ्रिज में रख दिया कर। मगर नहीं, इनकी नजरों से कहाँ चीजें बचने वाली हैं। ये तो सुबह उठते ही जैसे सारे घर की तलाशी लेने लग जाते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जब फ्रिज में छिपाकर रखी गई रोटी इन्हें मिल गई। बेशर्त तो पीछे रह गई कि इतनी रोटियां क्यों बर्बाद की जाती। नई शर्त, नई शिकायत करता हूं। आप देखिए, ये देखिए साहब, मुझसे बातें छुपाई जाती है, रोटियां छुपाई जा रही है मुझसे। अरे सुनो, पेट काट काट करके ये घर जोड़ा है। तुम तो एक काम करो, बाजार जाओ, मिट्टी का तेल ले आओ और भूख तो पूरा घर खा गई मार में। बार नहीं होता, एक बार में भूख डालो तो पूरा घर भूख तो। अजीब अजीब आदतें बनाई। कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं है ना, लेकिन बावजूद इसके फटी तहमत पहने नंगे बदन बाहर बरामदे में बैठे किसी तरह सौदा लेने चले जाए। और अगर आप कुछ कह दो तो फिर कहेंगे गांधी जी भी तो लंगोटी पहनते थे, उनपे तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, यही पहने पहने विलायत चले गए, वहां के राजा के साथ खाना खाया, तब क्यों मुंह नहीं खोला। दो कूलर है घर, लेकिन अंदर नहीं सोएंगे, बाहर ही पड़े रहेंगे। 3 फोल्डिंग है घर, उन पे नहीं सोएंगे, लेकिन बाहर बांध की चारपाई पर ही लेटेंगे, वो भी बिना कुछ बिछाए, पानी में भिगोकर नंगे बदन पड़ेंगे। और आगे जाके अगर कोई देखेगा वो तो यही कहेगा घर का नौकर होगा। आप कह दो अंदर सो जाओ। नहीं, मुझसे बिजली बर्बाद है। बिजली एक और खत सवार है कि ये बिजली बेकार ना जाए। इससे तो किसी को क्या ही असर नहीं हो सकता। ये तो गवर्नमेंट भी कहती है, वो विज्ञापन भी आते हैं दूरदर्शन और रेडियो, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाथरूम से टॉयलेट कोई जाए तो कमरे की बत्ती पंखा बंद करके जाए, बैल बजने पर बाहर देखने जाए तो कमरे की बत्ती बंद करके जाए। लेकिन आपके कहने का तात्पर्य यही कि 1 सेकंड भी बिजली बेकार ना जाए। किचन में दाल चढ़ाकर पकाने वाला की पकाने वाली बाहर आकर अगर सब्जी काटने बैठे तो वहां की लाइट बंद कर, फिर चाहे वहां पे बिल्ली टहले या चुचुंदर नाचे। अरे बाथरूम की बत्ती खुली देख लेंगे तो झांकने लगते हैं कि अंदर कोई हग रहा है, ऐसी बत्ती कहीं भी बत्ती जलती देखी
पंखा जलता देखा और किसी को आसपास नहीं पाया, पंखा बंद। अभी कुछ ही दिन पहले वो पानी की मोटर चालू थी, रात भर बना रह गई सो रह गई, नहीं मगर नहीं सा। क्यों रह गई, कैसे रह गई, कब रह गई, किसके हाथों रह गई, हफ्ते इंक्वायरी करते रहे। अरे इनका अगर बस चले तो ये हम घर पे घर वाले मतलब परिवार वालों पे जांच कमीशन बैठता है। बैठे बैठे बेमतलब की चीजों में उलझते। अभी कुछ दिन पहले खामा-खां का बखेड़ा खड़ा, वो बाथरूम के फ्लश की टंकी उस दिन से कास्ट आयरन के पुराने जमाने की टंकी है, हो गई होगी क्रैक। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, मैं भी इसी घर में रहता हूँ, लेकिन अलादीन का चिराग तो है नहीं किसी के पास कि घिसा और जेन हाजिर। बोलिए मेरे आका, कहाँ डालना है टाका? आका नहीं डालना है, टंकी ठीक होनी। अच्छा टंकी ठीक होनी है, हो गई। प्लम्बर को पकड़ कर वो देखेगा, फिर बताएगा कि इसमें मरम्मत हो सकती है या बदलनी पड़ेगी। सो 2 बार जा चुका हूँ, लेकिन ये प्लम्बर न हुए देश के नेता हो गए, इतनी आसानी से कहाँ आते छोटे मोटे काम। 100 बार इनकी गाड़ी में हाथ लगाओ तब कहीं 70 नखरे करते हैं। मैं कहता हूँ इन सब की भी क्या जरूरत है भाई, टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले फ्लश कर लो, या फिर जो फ्लश की टंकी है उसका नल नीचे से बंद कर लो। और इन सब की भी क्या जरूरत है, साला दूसरी बाथरूम भी तो है घर में, उसका इस्तेमाल कर लो तब तक। हो गई खप्त सवार कि टंकी तो ठीक होनी है। सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। घर में रखिए एमसी। तो इसी बीच टीवी पे वो एमसेल का कोई विज्ञापन नहीं, बस बांधी तहमत और बाजार जाकर खरीद लाए एमसेल का पैकेट। स्टूल लिया और घुस गए बाकी। ना जाने क्या हुआ, स्टूल से पैर उछला कि भगवान जाने क्या हुआ, नीचे आया। 3 दिन से अस्पताल में भर्ती, एक्सरे हुआ तो पता चला कि उंगली की हड्डी थी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लोहे की रॉड डाली जाएगी, तब कहीं चलने फिरने लायक होंगे। कम से कम 15,000 का लटका तो है। ऑफिस की क्रेडिट सोसाइटी और पीएफ दोनों से लोन अप्लाई कर दिया, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बीवी के जेवर बेचूंगा। और रास्ता भी क्या, पापा से
आज ही के दिन लगभग इसी समय उन्होंने अपने प्राण त्याजे होंगे। अच्छे भले स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गए और लाश बाहर निकाली। डॉक्टरों का कहना था कि हार्ट फेल हो गया, पहले से खराबी थी, इसी वजह से ऐसा हुआ। भगवान जाने की हार्ट फेल हुआ है। कोई तो कह रहा था कि बेहोशी की दवा ज्यादा दे, जिसके बाद होशी नहीं आया। पिंटू तो डॉक्टरों को मारने पर उतारू को आया था, किसी भी तरह मान ही नहीं रहा था। अब उसका कहना भी ठीक ही था कि हार्ट को पहले से चेक क्यों नहीं कर लिया। जब हार्ट कमजोर था तो ऑपरेशन के लिए थिएटर में लेकर ही क्यों गए। अरे पहले हार्ट का इलाज हो जाता, नहीं तो ना होता ऑपरेशन। उठ बैठ ना पाते, बस यही तो होता ना। कम से कम जिंदा तो रहते। सबने उसको पकड़ लिया, नहीं तो मारे बिना नहीं छोड़ता वो डॉक्टरों को। फंड से कि जाने कहां कहां से पैसा इकट्ठा करके फीस भरी बेचारा। पूरे 10,000 रुपए रखवा लिए, तब कहीं ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गए। डॉक्टर क्या जल्लाद हैं सारे के सारे। मुझे तो लाश देखते ही बेहोशी का दौरा बन गया। जाने कितने ही छींटे पानी के लोगों ने मारे मुंह पर। कोई इंजेक्शन भी दिया गया था शायद, तब कहीं जाकर होश आया। देखती क्या हूं कि सब लोग पिंटू को पकड़े खड़े समझा रहे हैं। जिसे जाना था वो तो चला गया, अब फौजदारी करने से क्या फायदा। जिसकी मिट्टी जहां लिखी होती है, मौत उसे घसीट कर वहां ले ही जाती है। इनकी मिट्टी ऑपरेशन थिएटर में लिखी होगी। वो कहावत कही गई है ना कि ले रोजी बहाने मौत। नहीं तो ना तुम्हारा वो विज्ञापन देखते टीवी पर, और नहीं स्टूल लेकर पानी की टंकी ठीक करने बाथरूम में चले जाते। इतने दिनों से बह रही थी, उस दिन और बहती। जिंदा थे तो अक्सर कहा करते थे, हम तुम मिले तो बिगाने में दिया जाएगी बहार। सोने लगेगा आसमान, सोने लगेगा आसमान। मैंने तुम्हारे दुश्मन, तुम क्या मुझे विधवा बनाना चाहते हो? अरे ऐसे बुरे काम किए होंगे तो तुम्हारी मिट्टी देखोगे। नहीं तो औरत की मजाक इसी में है कि वो सरधा में, मांग में सिंदूर और पैरों में बिछिया पहनकर चिता पर चढ़े। नहीं तो औरत की जिंदगी अपारक है। अरे तुम तो पुराने जमाने की बात कर रही हो। आजकल औरतों के मरने से ज्यादा आदमियों को कष्ट होता है। आदमियों के मरने से औरतों को नहीं होता। अब तुम्हें काहे की चिंता? तुम्हारा जवान बेटा है, पोता है ना। देखो पिंटू को देखो, मेरी एक बात भी सुनता है। कितनी बार कहा उसको कि समय से घर आ जाए करो, सुनता है क्या वो मेरी? तुम्हें क्या करना? तुम अपनी 2 जून की रोटी खाओ, वो चींटी चिड़िया चुगाओ, सुबह शाम घूमने बाहर निकल जाया करो। पोता तुम्हारा बड़ा बुरा है, उसे क ख ग या ABCD का पाठ पढ़ाओ। लेकिन एक ही चिंता खाई जा रही थी कि ये घर बर्बाद हो रहा है। पिंटू उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है।
कितनी साथ से उन्होंने ये मकान बनवाया था। कहीं से भी जरा सा प्लास्टर उखड़ता ना तो उनके कलेजे में खूब उठती थी। मैं समझाती कि मकान है, टूट फूट तो लगी रहती है। अगर टूट फूट लगी रहती है तो पिंटू को नहीं चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे। मेरे कहने से ना सही मगर खुद तो ध्यान दे सकता है वो। नहीं ध्यान देगा तो ना दे, जैसा सब कुछ चल रहा है चलने दे। अरे पिंटू अभी जवान है, वो क्या समझे दुनियादारी। जवानी में कभी कोई किसी चीज की परवाह करता है? तुम ही किया करते थे जो तुम्हारा बेटा करेगा। रात रात भर ताश पत्ता खेलते थे कि नहीं? लेकिन उन्हें एक ही चिंता खाए जा रही कि पिंटू अभी से उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। उसका ये हाल है तो आगे तो भगवान ही मालिक होगा। पता नहीं क्यों जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, माया मोह भी बढ़ता जा रहा था। वो कुछ स्वभाव भी ना चिड़चिड़ा सा होता जा रहा था उनका। कोई तो कह रहा था कि शक्कर की बीमारी के मारे ऐसा होता है। शक्कर की बीमारी में आदमी चिड़चिड़ा ज्यादा हो जाता है, गुस्से। तो पहले से तो हमें कुछ पता नहीं लगा कि शक्कर की बीमारी है, नहीं तो इलाज करा देते। पिंटू को भी इसी बात का अफसोस है कि ना तो शक्कर की बीमारी का पहले से कभी पता चला और ना ही दिल की कमजोरी के बारे में कभी किसी डॉक्टर ने बताया। छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे ना, उन्हें बताना चाहिए था कि नहीं? पहले से पता होता तो जम कर इलाज हो जाता। मुझे तो लगता है कि महंगाई मार गई है। हड्डी टूटना तो एक बहाना था, नहीं तो 65-66 क्या कोई उम्र होती है भला आजकल। रिटायर हुए थे तो कितना खुश थे। दफ्तर की विदाई पार्टी में उनको यार दोस्तों ने इतने प्रेजेंट दिए थे कि क्या ही बताओ। रिक्शे पर लदे फंदे वो घर आए तो आते ही मुझसे कहने लगे, चल अब हो गई नौकरी, अब कुछ आराम करूंगा जिंदगी में। अरे कितने ही लोग तो उनको घर तक छोड़ आए। सभी का कहना था कि भाभी जी आज तक विदाई पार्टी में इतने प्रेजेंट किसी को नहीं मिले जो इतने किचन भाई साहब को मिले। अगले ही दिन बाजार से जाकर 1 किलो बादाम और वो गांधी आश्रम वाली शहद की शीशी ले गए। मुझे देते हुए बोले, शाम को 5-6 बादाम भिगो दिया करना, सुबह घिस कर शहद के साथ खाऊंगा। मौसमी फल तो घर में हर वक्त बने रहते थे। और रसोई में एक बार जाकर गोश्त ले आते थे, मुझे देते हुए कहते, खूब पकाकर बनाना, मसाला जरा कम डालना, मसाला नुकसान करता है। मैं बनाकर देती तो शौक से बैठकर खाते। कहते जवानी तो छींकते हुए बीती है, अब बुढ़ापा आराम से कटेगा। पिंटू को पैसा नहीं दे घर में, लेकिन राम जी की कृपा से कमी ना होगी। हाँ लेकिन कमी होने लगी। धीरे धीरे करके चीजें घर से कम की जाने लगी। जहाँ घर का खर्च 2,500-3 हजार में चल जाता था, वहाँ 5,000 भी कम बन गया, क्योंकि चीजों के दाम देवड़े दुने और तिगने हो चुके थे। सो एक एक करके घर में सामान आना कम हो। पहले बादाम बने, फिर गोश्त और फिर फल। सुबह जहाँ ब्रेड, मक्खन, दही, अंडा ये सब कुछ नाश्ते में बन जाया करता था, उनकी जगह नमकीन पूरियों ने ली। बाद में तो इन्होंने नाश्ता करना ही बंद कर दिया। मैंने कितनी बार उन्हें कहा
पराठा तुमको अच्छा न लगता हो तो तुम्हारे लिए अलग से अंडा मंगवा दिया करें। बस बिगड़ पड़े। तुम क्या मुझे बच्चा समझती हो? कैसी मारे में नाश्ता नहीं करता? अरे भाई, अब इस बूढ़े शरीर में ज्यादा खाना नहीं लगता है। और कहा भी तो गया है ना, बूढ़े शरीर में जितना कम खाना खाया जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, कपड़ों के बारे में भी मैंने उनसे कहा कि चलो खादी भंडार चल के 2-4 जोड़ी कुर्ते पजामे खरीद लाते हैं। ऐसे अच्छा लगता है कि वो तहमत पहन के बाहर बैठे रहते हो। इतना भी टोटा नहीं है पैसों का कि नंगे उखाड़े बैठे। मेरी बात सुनकर एक पल को तो वो चुप रहे, लेकिन फिर कहने लगे, अब इस बूढ़े शरीर को और क्या चाहिए? कफन चाहिए सो मिल जाएगा। क्यों ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकालते हो? अरे 4-6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही जिंदा रहूंगा मैं। हाँ, देख लेना। तो वो चले गए। इधर पिंटू को न जाने क्या होता जा रहा है। उनके बाद जैसे उसके चेहरे की रौनक ही चली गई। बस गुमसुम बना बैठा रहता है। दफ्तर से सीधा घर आ जाता है। कोई अखबार लिए या कोई किताब लिए बैठा रहेगा, पढ़ता रहेगा। कहीं बाहर घूमा शाम हो रही है? अच्छा यार दोस्तों के घर चला जा बेटा। लेकिन क्या मजाल कि दफ्तर के अलावा कहीं चला जाता हो। हाँ, दूसरे तीसरे दिन सब्जी का ठेला भी ऐसा लगता है ना, 1 अंगुल मोटी मलाई पड़ती है उसमें। नहीं तो पहले मलाई के नाम पर झाग निकालो चम्मच 2 चम्मच, लेकिन मलाई आंख आंचने भर को भी नहीं निकलती थी। अरे वो ये जो पानी की टंकी थी वो भी बदल दी है, और गेहूं भी बाजार से लाना शुरू कर दिया है। मुझे महीने में 2-4 बार गेहूं लाकर दे देता है, मैं बीन पछोड़ देती हूँ। अभी पहली बार जब मुझे बीन पछोड़ते देखा तो बहू पर बिगड़ने लगा। कहने लगा, क्यों चौधाइन बनी बैठी रहती हो, देखती नहीं कि अम्मा गेहूं बीन पछोड़ रही हैं। बहू तुरंत दौड़ी चली। मैंने ही मना कर दिया। अरे इस बहाने कम से कम हाथ पांव चला लिया कर, नहीं तो ये गठिया ने तो जकड़ ही रखा है। पिछले कुछ दिनों से एक और बात देख रहे हैं। रात में सोने से पहले नलों की टोटियां देखता है कि ठीक से बंद है कि नहीं। वो बाथरूम की मरी टंकी तो कब से बदल कर रखती है। रसोई के नल में भी नई टोटी लगा दी है उसने। कहीं कोई फालतू बिजली जलती देखता है या पंखा चलता देखता है तो बहू पर चिल्लाने लगता है, ये फिजूल में बत्ती क्यों चलाई जा रही? पैसा जब पेट में लगता है। सब उन्हीं के लक्षण आते जा रहे हैं। कल या परसों की बात,
क्या हूँ कि ये दरवाजों की कुंडी से टकनियां टटोल रहा है कि ठीक से बंद है कि नहीं। जैसे ही मैंने देखा तो मेरा मन अंदर से कांप उठा। वो तो बुढ़ापे में ये सब किया करते थे। इसको क्या होता जा रहा है? हे भगवान, दया कर। दरअसल दोनों बाप बेटे असली में नहीं है। और ये अपर्णा जोशी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। ये बालेंद्र सिंह, इनके नाटक का हम लोगों का पहला प्रयास था इस कहानी के साथ, और आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों की तालियां, आप लोगों का रिस्पांस हमें बीच बीच में उत्साहित करता रहा और ये जताता रहा कि हमारा ये प्रयास लगभग सफल हुआ है। बैक स्टेज से अपनी टीम का परिचय कराना चाहूँगा, जिनके बगैर जो है ये प्रस्तुति यहाँ तक लाना बड़ा मुश्किल था। तो सबसे पहले इस नाटक के जो लेखक हैं या कहानी के लेखक हैं वो थे कामता नाथ जी। इस नाटक का जो संगीत तैयार किया था भाई चैतन्य भट्ट। आइए। और मेकअप, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, ये सब आपने देखी। ये सोनू साहब, कचौड़े, आकाश राय, अपूर्व दुबे, और जो संगीत संचालन किया था अंश द्विवेदी। इन लोगों के सहयोग के बगैर ये प्रस्तुति यहाँ पर बहुत ही मुश्किल थी। उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके हम लोगों को सपोर्ट किया, तब जाकर पिता की भूमिका में थे निर्मल तिवारी, पुत्र की भूमिका निभाई थी आदित्य तिवारी, और मां की भूमिका में थी अपर्णा जोशी। ये इत्तेफाकी हुआ कि हमारे बीच में जो है इस नाटक में सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोगों की उपस्थिति तो लगभग पूरी ब्राह्मण टीम हमारे बीच में इकट्ठी हो गई है। ये एक इत्तेफाक है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, और मैं इस नाटक का सूत्रधार बालेंद्र सिंह, जी, मोहन भाई, अभिषेक जी का आभारी हूँ। इन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के सामने इस प्रस्तुति को करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ऐसे ही साथ मिलता रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुधीर दर्शकों का बहुत बहुत आभारी, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और आपसे ही हम लोग जिंदा रहते हैं और ये थिएटर करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शहीद भवन के सारे कर्मचारी, देवेंद्र जोशी, कमलेश भाई, विनोद भाई, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष आभार मैं व्यक्त करता हूँ स्वराज भवन का, वर्मा जी का और उनके अधिकारियों का, क्योंकि क्या हुआ था कि कुछ व्यवधान आ रहे थे, लेकिन उनकी जो अनुमति मिलने से हमारा ये फेस्टिवल सक्सेसफुल हो पाया। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और विशेषकर हमारे दर्शकों का। आगे भी जो नाटक होंगे आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं।